दोस्तों बेसिक्स ऑफ मोशन पार्ट 4 में आपका स्वागत है। अभी तक हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ को डिटेल में देखा है। कन्वर्जन ऑफ ग्राफ का मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्चुअल कोई ट्रिक नहीं, कॉन्सेप्चुअल तरीका बताया जहाँ पे आप किसी भी ग्राफ का कन्वर्जन बहुत आसानी से किसी भी ग्राफ में कर सकते हो। अपनों ने वो देख लिया था, अपनों ने स्पीड और वेलोसिटी, एवरेज, इंस्टेंटेनियस और एक्सीलरेशन वगैरह कवर कर लिया था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन के ऊपर अभी तक अपने कोई न्यूमेरिकल नहीं करा है। देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल्स को बहुत डिटेल में समझेंगे कि आखिर उनका मेथड अलग क्यों है, क्यों उसको हम नॉर्मल मेथड से नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कैलकुलस पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, उसको आज हम देखने वाले हैं। और कैलकुलस पे बेस्ड कई सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा जो कि PYQs हैं बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के। तो भाई वैसे तो ये लेक्चर मैं क्लास 11th के लिए अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन पूरी डिटेल में कर रहा हूँ। इस लेक्चर के करने के बाद ना भाई, अब नीट के, JEE के PYQs उठाओ, अब मैं गारंटी दे रहा हूँ आप खुद से कर जाओगे उन चीज़ों को, ठीक है ना। तो आओ शुरू करते हैं। देखो, हमने एवरेज, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन के सवाल तो कर लिए थे ना, हमें करना है इंस्टेंटेनियस वाले। अब इंस्टेंटेनियस का मेथड क्यों अलग है, क्यों उसको डिफरेंशिएशन से करना पड़ रहा है, कैलकुलस लगाना पड़ रहा है उसमें, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, समझो उसको। देखो, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जब भी कोई आपके पास वेरिएबल टर्म है उसको आपको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है, तो उसके लिए मैथमेटिक्स में न्यूटन साहब ने अपना तरीका दिया है, वो है डिफरेंशिएशन। और अगर आपको वेरिएबल टर्म से छोटे छोटे मिलकर बहुत बड़े बन रहे हैं, तो वहाँ पर उनका सम अप करने का तरीका जो है वो इंटीग्रेशन कहलाता है मैथमेटिक्स में। मैं फिर रिपीट कर दूँ, अगर आपके पास, एक सेकेंड यार, कमर दुख रही है आज मेरी। ओके, नो इट्स ओके। मैं रिपीट कर दूँ फिर से कि अगर आपके पास मैथमेटिक्स में कोई वेरिएबल टर्म्स होती हैं, वेरिएबल टर्म है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ कि भाई वेलोसिटी जो है, इस तरह से लिखी मैंने कि आपकी वेलोसिटी जो है 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी समय के साथ चेंज नहीं हो रही है, ठीक है जी। लेकिन इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, v ऑफ t लिख दूं ब्रैकेट में t छोटा सा लिखा होने का मतलब ये v इंटू टी नहीं है, इस t के लिखे होने का मतलब है कि वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, टाइम के फंक्शन का मतलब है कि समय के बदलने के साथ साथ, टाइम के बदलने के साथ साथ वेलोसिटी भी आपकी चेंज होगी, ठीक है जी। कुछ ऐसे लिख दिया मैंने 3t² + 4t + 5, कुछ लाइक दिस 15। अब ये आपको क्या बता रहा है, ये कह रहा है भाई जैसे जैसे समय चेंज होगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी चेंज होगी। मतलब हर मूवमेंट पर वेलोसिटी बदल रही है ना। 1 सेकंड पे वेलोसिटी कुछ और होगी, 2 सेकंड पे कुछ और होगी, 3 पे कुछ और होगी। ये तो बहुत बड़े चेंज की बात कर रहा हूँ। 0.001 सेकंड पे कुछ और होगी, 0.002 सेकंड पे वेलोसिटी कुछ और होगी, 0.00003 सेकंड पे वेलोसिटी कुछ और होगी। हर छोटे छोटे मूवमेंट पे वेलोसिटी बदल रही है, ये इक्वेशन आपको यही कह रहा है ना। तो इस तरह का वेरिएशन अगर आता है जो हर स्मॉल इंस्टेंट पे चेंज हो रहा हो, तो उसको तोड़ने के लिए, उसके स्मॉल इंस्टेंट को समझने के लिए कि हर स्मॉल इंस्टेंट में कितने का चेंज आ रहा है, उसके लिए हम जो मेथड पढ़ते हैं दैट इज डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ गई ना, ठीक है जी। अच्छा, इंटीग्रेशन क्यों करते हैं? हम आपको पता क्या लगा, आपको स्मॉल इंस्टेंट का चेंज पता लग गया, लेकिन आपको लार्ज इंस्टेंट का चेंज बताना है, लार्ज टाइम गैप का चेंज बताना है। आपको 0.0000001 सेकंड का पता चल गया, आपको 0.00002 सेकंड का पता चल गया। आपको बताना है कि 1 सेकंड से लेकर 100 सेकंड तक टोटल कितना चेंज रहा होगा, ये टोटल वैल्यू क्या रही होगी। तो अगर हमें सम करना होगा छोटी छोटी चीज़ों का, तो वहाँ हम करेंगे इंटीग्रेशन। और अगर हमें बहुत बड़ी वैल्यू जो वेरिएबल है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होगा, तो हम करेंगे डिफरेंशिएशन। बात समझ आ गई ना। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, करते कैसे उसको देख लो। देखो, मैं मान के चल रहा हूँ आप में से कई सारे नीट वाले होंगे, बहुत सारे, तो मैथमेटिक्स से तो अपना कोई पल्ला है नहीं यार, है ना। उससे पल्ला झाड़ते हैं, ज़रूरत भी नहीं है मैथमेटिक्स की तरफ जाने की। बहुत सिंपल तरीका बताऊँगा जिससे हम इजीली कर जाएंगे। आपके पास एक क्वेश्चन लिखी है, y = x⁴n, है ना। मतलब जैसे जैसे x चेंज होगा, x की छोटी छोटी वैल्यू के लिए y बदलती रहेगी, और n कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 -1 4/3 कुछ भी हो सकता है। n की वैल्यू कुछ फिक्स नहीं है, कोई भी रियल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर। अब डिफरेंशिएशन कैसे करना है, यहाँ पे जैसे देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ 4 + 2, तो आप मेरे को कहोगे 6। अगर मैं कहूँ 4 × 2, आप कह देंगे 8। अगर मैं कहूँ 4 / 2, आप कह देंगे आंसर 2 है। तो ये नॉर्मल अलजेब्रिक मेथड था, जहाँ पे ये प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब ना ऑपरेटर्स कहलाते हैं मैथमेटिक्स में। ये आपके पास सबमिशन ऑपरेटर होता है, ये मल्टीप्लाई का साइन आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर कहलाता है, ये डिवीजन का साइन आपके पास डिवीजन ऑपरेटर कहलाता है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर भी एक ऑपरेटर होना चाहिए जो हमें बताए कि हमें करना क्या है।
डिफरेंशिएशन करना है कि इंटीग्रेशन करना है। जैसे वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन आपको बता रहे हैं कि आपको क्या चीज़ करनी है। तो यहाँ पर एक ऑपरेटर होता है दैट इज डी एक्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैलकुलस ऑपरेटर। कैलकुलस ऑपरेटर, अब ये कैलकुलस ऑपरेटर इसका कोई ऑफिशियल नाम नहीं है, मैं इसको ऑपरेटर कहता हूँ, क्योंकि ऑपरेटर का मतलब होता है आपको ये बताना कि कौन सा ऑपरेशन करेगा। ये गलत नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअली गलत नहीं है, हाँ आपको लिखा कहीं नहीं दिखेगा, हम इसको कैलकुलस ऑपरेटर कह सकते हैं। जनरली इसको हम कैलकुलस नोटेशन या सिंबल की तरह यूज़ करते हैं कैलकुलस में। तो ये कैलकुलस ऑपरेटर कहलाता है। अब ये ऑपरेटर ये बिल्कुल प्लस माइनस मल्टीप्लाई और ये डिवाइड की तरह है। ये डी और एक्स, डी फॉर डॉग और एक्स फॉर एक्समस्ट्री नहीं है, डी एक्स पूरा एक सिंबल है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की तरह, जो कि आपको बताएगा कि आपको कैलकुलस अप्लाई करना है। बात समझ आ गई? ठीक है जी। अब कैलकुलस में भी डिफरेंशिएशन करना है या इंटीग्रेशन, वो कैसे पता चलेगा? तो भाई ऐसे पता चलेगा कि अगर वो कैलकुलस ऑपरेटर होता है डिवाइड में, तो डिवाइड में अपने करेंगे डिफरेंशिएशन, और अगर वो कैलकुलस ऑपरेटर होता है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में हम उसका करेंगे इंटीग्रेशन। आई होप बात समझ आ रही होगी ना। मैं लाइट को थोड़ा यहाँ से चेंज करके इस तरफ कर दूँ ना, आई थिंक नाउ इट्स बेटर। जस्ट अ सेकेंड यार, ठीक है जी, ओके। अब ये कैमरे के सामने नहीं आएगा, माइक के सामने। हाँ, अब मैं क्लियरली विजिबल हूँ। वैसे मैं काला हूँ पर मैं गोरा दिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अगर वो dx वाली टर्म जो कैलकुलस ऑपरेटर है, अगर वो डिवाइड में होगी तो डिफरेंशिएशन, अगर वो मल्टीप्लाई में होगी तो इंटीग्रेशन। ठीक है जी। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ये भी पता लग गया, मतलब कैसे पहचानेंगे ये पता लग गया। करना कैसे, फॉर्मूला है सिंपल सा। डिफरेंशिएशन के लिए अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएशन के लिए भाई सिंपल तरीका है डिफरेंशिएशन का। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, इस तरह से ना डिफरेंशिएशन का तरीका सिंपल है। जो भी पावर है वो उठ के आगे आ जाएगी, जो पावर है उसको आगे लिया और ऊपर से एक पावर कम कर दो, बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है। जो पावर है आगे लिया, ऊपर से एक पावर कम कर दो। और इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में जो पावर है उसमें एक प्लस वन एक ऐड कर दो, और जो बन गया वही आपका नीचे आ जाएगा। तो ये आपके पास साधारण सा फॉर्मूला हो गया डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। पूरे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में ये दो फॉर्मूले ही अप्लाई करना है। डिफरेंशिएशन के लिए पावर आगे पावर कम, और इंटीग्रेशन के लिए जो पावर है उसमें एक ऐड कर दो और जो बन गई वही नई पावर नीचे लिया। अब उदाहरण के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पर। एग्जांपल एक लेते हैं हम यहाँ पर कि y विल बी इक्वल टू 3x की पावर 4, ठीक है ना। और सेम एग्जांपल मैं यहाँ भी ले रहा हूँ, y विल बी इक्वल टू 3x की पावर 4, चलो 5 ले लिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैं डिवाइड में dx लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई में dx लिख रहा हूँ। अब डिवाइड में मतलब डिफरेंशिएशन और मल्टीप्लाई में मतलब इंटीग्रेशन। बात समझ आई ना। कैसे करना है डिफरेंशिएशन, क्या तरीका बताया भाई। जो पावर है वो उठ के आगे आ जाता है, तो पावर 4 है उठ के आगे आ जाएगा, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, और पावर एक कम हो जाएगी, तो 4 में से एक कम हो के 3 बच गया। बात समझ आ गई ना। आगे बढ़ते हैं, इधर आएंगे तो y विल बी इक्वल टू जो पावर है उठ के आगे आ जाएगी, 3 पंजे नहीं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन नहीं। इंटीग्रेशन कैसे पता लगा, क्योंकि dx मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन में पावर एक प्लस करते हैं, तो जो है पावर उसमें एक प्लस होकर 6 हो जाएगा, और जो बन गया वो नीचे आ जाएगा। यानी फाइनली आपके पास ये कितना हो गया, x की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2। दिस विल बी योर आंसर। आई होप ये समझ आया ना कि पावर आगे पावर कम। कुछ एग्जांपल्स और करते हैं बढ़िया वाले, है ना। कुछ एग्जांपल मैं और करवाता हूँ कि y विल बी इक्वल टू, है ना, 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x, ऐसे लिखा मैंने। और इसका ना हमें दो चीज़ें करनी है। एक बार तो इसका हमें करना है डिफरेंशिएशन, और एक बार इसी इक्वेशन का हम करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन कैसे, पावर आगे पावर कम। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो भाई पावर आगे आएगा 3 दूनी 6, x की पावर 1 बचेगी, प्लस ये क्या हो जाएगा आपके पास 3 आगे आएगा, 4 तिया 12, x की पावर 2 बचेगी, प्लस 5x का क्या होगा, तरीका वही है। x की पावर कितनी है, 1, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 आगे आएगा, 5 1 5, और 1 में से 1 माइनस 1 होगा 0, x की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1, तो सिंपल 5 बचेगा यहाँ पर। क्लियर हो गया ना। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, पावर एक प्लस और जो बन गई वही पावर नीचे। तो आपके पास 3x स्क्वायर था
तो 3 हो जाएगा अपॉन 3, प्लस 4x क्यूब था, पावर 3 थी, 1 प्लस हो गया 4 हो जाएगा अपॉन में 4, प्लस 5x था तो वो 5x की पावर 1 थी ना, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, वही 2 नीचे आ जाएगा। ये क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है जी। तो ज़रूरी क्या है? ज़रूरी हमारे पास ये है डिफरेंशिएशन में सिंगल वेरिएबल को पहचानना। अगर मैं लिख रहा हूँ कि y विल बी इक्वल टू 5x है, आपको मालूम है इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? इसका डिफरेंशिएशन 5 आएगा। अगर y विल बी इक्वल टू 6x होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता? 6 आता। अगर y विल बी इक्वल टू पाई x होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता भाई? पाई आता। अगर y विल बी इक्वल टू √2x होता, इसका डिफरेंशिएशन आपके पास क्या आता? √2 आता। क्लियर हुआ ना? तो ये डिफरेंशिएशन जहाँ पर आपके पास कोई पावर ना हो, पावर सिंगल हो, वेरिएबल की पावर 1 चल रही हो, तो वहाँ पे आपको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। आई होप ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब मैं आता हूँ कांस्टेंट वैल्यूज़ की तरफ। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि यार y विल बी इक्वल टू, मैंने 4 लिख दिया, अब मेरे को y इक्वल टू 4 का डिफरेंशिएशन करना है। डिवाइड में लिख दिया मैंने dx। क्लियर हुआ ना? ठीक है जी, y इक्वल टू 4 है और डिवाइड में मैंने dx कर दिया। अब डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? वही पावर आगे और एक पावर कम। अब यार यहाँ पर तो x है ही नहीं, तो पावर आगे एक पावर कम का हम खेल खेलें किसके साथ? उसके लिए x भी तो होना चाहिए ना। x को याद मत करो, नेक्स्ट जो पेपर आएगा उसके बारे में सोचो। x, मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग खो जा रहे हैं। देखो इधर यहाँ पर तो डिफरेंशिएशन क्या करते हैं? पावर आगे एक पावर कम, बट उसके लिए x होना चाहिए। नहीं है, कोई बात नहीं। यार एक बात बताओ, 4 के साथ कुछ नहीं है, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ क्या? y विल बी इक्वल टू 4 इंटू 1 डिवाइड बाई dx। कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, ठीक है ना? 4 इंटू 1 4 ही हो गया। और किसी की भी पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। इसका मतलब 4 इंटू, इसको मैं x की पावर 0 मान सकता हूँ ना, क्योंकि x की पावर 0 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। इसको आप a की पावर 0 मान सकते हो, 100 की पावर 0 मान सकते हो, √2 की पावर 0 मान सकते हो, लेकिन यहाँ हमें x की पावर 0 मानने की रिक्वायरमेंट हो रही है ताकि x आ जाए। अच्छा, डिवाइड में क्या? dx। अब करना है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? पावर आगे एक पावर कम। तो इसको खींच के जब आगे ले आएंगे तो 0 आगे आएगा, तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा? 0। बात समझ आई ना? मतलब क्या पता लगा कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट टर्म है, वहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर आएगा 0। बात क्लियर हो गई? अरे डिफरेंशिएशन का मतलब ये तो यही है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ अगर वेरिएबल है, उसको छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ोगे तो क्या आएगा? 4 तो कांस्टेंट है, वेरिएबल है ही नहीं, तो छोटे टुकड़ों में कैसे तोड़ोगे उसको? वेरिएबल थोड़ी है, तो आंसर तो वैसे भी 0 आना है। बात समझ आ गई ना? क्लियर हो गया? ठीक है जी। तो क्या ध्यान रखना है, उस चीज़ पे हम फोकस करेंगे। हमें ध्यान ये रखना है कि y विल बी इक्वल टू, अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म है उसका जो डिफरेंशिएशन है वो हमेशा क्या आएगा? 0। मतलब अगर मैं √2 लिख दूं, डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0। अगर मैं पाई लिख दूं, डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0। अगर मैं 10 की पावर 10 लिख दूं तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा आपके पास? 0। अब ये 10 को पावर आगे एक पावर कम की कहानी मत कर देना। 10 की पावर 10 भी तो एक कांस्टेंट है, x की पावर 10 नहीं, 10 की पावर 10 है ना। मतलब ये तो मुझे नहीं पता कितना हो जाएगा, लेकिन अगर मैं 10 की पावर 3 लिख दूं तो ये तो आपका 1000 है। 10 की पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 0। बात समझ आ रही है ना? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया डिफरेंशिएशन का, कांस्टेंट वाला। वेरी गुड। तो अब मुझे दिमाग लगा के इंटीग्रेशन में बताओ कि यही सेम फिनोमिना इंटीग्रेशन में अप्लाई करें तो 4 का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो? जल्दी बोलो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। यार देखो ईमानदारी से, अगर लेक्चर जो मैं करवा रहा हूँ थोड़ा मैं लेंथी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया पहले भी, पिछले लेक्चर्स में भी, कि 1 शॉट में क्लास 11th को निकाल के अपनी फिजिक्स बर्बाद कर लोगे आप। 1 शॉट में अभी नहीं करना, एंड मोमेंट पर करना, जब पेपर करीब होगा, जब आप पढ़ चुके होगे सब कुछ। और एंड मोमेंट में भी अगर आप 1 शॉट लेक्चर्स तब देखोगे जब आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा, सोच रहे हो कि 1 शॉट देख के हो जाएगा, शायद हो जाए, लेकिन फिजिक्स अपनी बर्बाद कर बैठोगे। फिर भूल जाओ, एंट्रेंस आपसे निकलने वाला नहीं है, कितने भी एफर्ट्स कर लो। बेसिक आप लोगों को यही बनाना होता है यार, वहाँ टाइम क्यों वेस्ट करना है एंट्रेंस में जाकर के ना, बेसिक बना के चलेंगे सारा यहाँ से। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ लेक्चर्स लंबे होंगे, क्योंकि हम बेसिक के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, अब जैसे y इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट टर्म है, उसका डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, तो अगर मैं कहूँ y इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन करें, तो आपने मेरे को आंसर क्या बताया उसका देख लेते हैं। कि थोड़ा सा आगे जाना भाई, इधर, हाँ। अगर मैं, अरे
ठीक है जी। अगर मैं कह रहा हूँ y विल बी इक्वल टू 4 है, 4 इंटू डी एक्स लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन करना है, वही कॉन्सेप्ट, x नहीं है लाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे 4 के साथ 1 मान लेंगे, 4 के साथ मान लेंगे, कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 का मतलब पावर 0 होती है, तो 4 इंटू एक्स की पावर 0 इंटू डी एक्स, और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं पावर एक प्लस और वही पावर नीचे, तो 0 में 1 प्लस करोगे तो भाई क्या हो जाएगा, x की पावर 1 हो जाएगा, अपॉन में 1 आ जाएगा, मतलब आंसर क्या हो गया 4x हो गया। बात क्लियर हुई ना? वेरी गुड। क्या समझ में आया कि अगर पाई का डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर 0 आएगा, लेकिन पाई का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर पाई एक्स हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 और कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन में वो टर्म साथ में आ जाएगी जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। बात क्लियर हुई? ठीक है जी। तो कुछ एग्जांपल्स में और लिखो यहाँ पर। भाई मैं बोलूँ कि √7 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, लेकिन √7 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा √7x, है ना, आई और डी से लिख रहा हूँ। क्लियर हो गया? वेरी गुड। तो इन शॉर्ट अगर मैं लिखूँ यहाँ पर कि y विल बी इक्वल टू कोई कांस्टेंट टर्म अगर मैंने लिख दी तो y विल बी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन आग बंद करके 0, लेकिन y विल बी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, जो भी कांस्टेंट टर्म है साथ में आपके पास वो वेरिएबल मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x आ जाएगा, और dx की जगह dy भी हो सकता है, dz भी हो सकता है, dt भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है वहाँ पे वेरिएबल क्या है। अभी तक हम जो एग्जांपल्स ले रहे हैं वहाँ पे हम x को वेरिएबल लेकर के चल रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो क्या ये कॉन्सेप्ट कैलकुलस का क्लियर हुआ? मैं फिर से कह रहा हूँ ईमानदारी से देखो, मेरे लेक्चर्स मत देखना अगर आपको लग रहा है कि समझने में इशू हो रहा है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट एसेट यहाँ पर आपका टाइम है, उसको अपनों को बचा के चलना है, ठीक है ना। तो कुछ एग्जांपल्स लिए हैं मैंने, PYQ से पिक किए हैं, कुछ मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, अपने पिछले 8 साल के एक्सपीरियंस से मैं कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के मैंने बनाए हैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराना मेरा पर्पज़ नहीं है, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करना आपका भी पर्पज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बेवकूफ़ी होती है कि भाई 400 क्वेश्चन करो, 700 क्वेश्चन करो, 1000 क्वेश्चन करो। अरे कुछ नहीं होता, रट जाएंगे। आपको कॉन्सेप्चुअल सवाल करने हैं, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे ही हमारा फोकस होना चाहिए। बात समझ आ रही है? ठीक है जी। और ये जो भी नोट्स मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में करवाए या जो मैं अब करवा रहा हूँ, जो अपकमिंग लेक्चर में करवाऊंगा ना, तो लास्ट में मैं एक टेलीग्राम का लिंक आपको शेयर कर दूंगा या बारकोड दिखा दूंगा, उस पर आप रजिस्टर कर लेना, उस पर मैं नोट शेयर करता रहूँगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये तड़कता भड़कता बिल्कुल फ्रेश सवाल आपके सामने है, जिसको हमें टैकल करना है। कह रहा पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरिंग विद टाइम इज गिवन एज दिस। एक्स ब्रैकेट में टी लिखा होने का मतलब मैंने क्या बताया था कि एक्स जो है समय के साथ साथ चेंज हो रहा है। अच्छा, अब घड़ी उतार दो यार, दिक्कत हो रही है घड़ी से मुझे, या इस हाथ में कर लेते हैं। और भाई ये खटखुट की आवाज़ से डिस्टर्ब नहीं होना, मैं खुद डिस्टर्ब होता हूँ, क्या करूँ यार, हमारी वाइफ परेशान करती रहती है लाइव लेक्चर के दौरान भी। चलो खैर, यार अभी जाइए, चल रही है। तो आपने क्यों बोला? मुझे अपलोड करना है उसको। कर दीजिए। अच्छा, मुझे मेरे बाल खराब हो गए। अबे यार, अच्छा मैं ऐसे ही बना लूंगा, ठीक है, ठीक है। हो गया, जाइए। कुछ करना, मेरा टाइम निकल रहा है, 19 मिनट हो गए हैं, और अपलोड करना है मुझे, क्रॉप भी नहीं करूंगा ऐसा मैं। मुझे और करना है। नहीं, जाइए, मैं भूल जाऊंगा मैं क्या करवा रहा था। उससे क्यों जाता है? किस जाता है? भाई पढ़ लो, देखो पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरिंग विद टाइम इज गिवन एज, आपको दिया हुआ है, ठीक है। हमें निकालना है, मैं क्या बोल रहा था यार, एक सेकेंड। हाँ, तो हम कैलकुलस पढ़ चुके थे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमने कर लिया था, है ना। अब उस पे बेस हमें क्वेश्चंस जो करने हैं, तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक कार है
उसका पोजीशन आपको ऐसे गिवन है, एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो समय के साथ चेंज हो रहा है। जैसे जैसे टी चेंज होगा वैसे वैसे एक्स चेंज होगा, मतलब पोजीशन जो है उसकी बदलती रहेगी समय के साथ साथ। मतलब अगर आप ओरिजिन पर खड़े होकर उसको देख रहे हो तो हर अगले सेकंड में उसकी पोजीशन बदल चुकी होगी आपके हिसाब से। तो हमें निकालना है उसकी वेलोसिटी 2 सेकंड पर क्या होगी, हमें निकालना है एक्सेलरेशन 1 सेकंड पर क्या होगा। थर्ड पार्ट की बात अभी करेंगे, इन दोनों को देखते हैं। तो पहला हम यहाँ पहचान पा रहे हैं कि हमें इंस्टेंटेनियस निकालना है कि एवरेज निकालना है, पता लग पा रहा है। एवरेज क्या था, एवरेज था होल इंटरवल में जो आपको स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना हो, दैट इज एवरेज। लेकिन किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पर, पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, पर्टिकुलर टाइम पर, पर्टिकुलर पोजीशन पर अगर हम कुछ निकालेंगे तो वो इंस्टेंटेनियस कहलाता है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम पर निकाला जा रहा है, मतलब दैट मीन्स हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था भाई, dx/dt। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो फर्स्ट पार्ट में जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ इंस्टेंट डॉट वेलोसिटी हमें निकालनी होगी, दैट इज v विल बी इक्वल टू dx/dt। और d ऑफ x ये यहाँ पर ये x की वेरिएबल टर्म है, d ऑफ x का मतलब यहाँ पर ये x की वेरिएबल टर्म है। उसको अगर हम पुट करें, यहाँ पर पुट करके दिखा दे रहा हूँ मैं कि 3t³ प्लस 4t² प्लस 5 डिवाइडेड बाय dt। डिफ्रेंशिएशन करना है, दिख रहा है dt, पिछली बार में dx था क्योंकि पहले हमारा वेरिएबल टर्म क्या था x, अब हमारा टाइम वेरिएबल है, टाइम के साथ साथ पोजीशन भी वेरिएबल है। तो अब हमारे पास ये dt वेरिएबल टर्म है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। पूरी कहानी वही है, dx की जगह dt आ गया और x की जगह t आ गया। तो वही करो ना यार, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, dt डिवाइड में डिफ्रेंशिएशन करना, और डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, पावर आगे एक पावर कम। तो जो वेलोसिटी आएगा टाइम के साथ चेंज होने वाला, दैट इज 3 तिया 9t² प्लस 4 दूनी 8t, और 5 क्या है, कांस्टेंट। 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, 0। तो मतलब यही आपके पास क्या आ गई, आपकी वेलोसिटी। लेकिन क्या ये हमारा आंसर है, ना। हमारा आंसर हमें कब मिलेगा, जब हम टाइम की वैल्यू पुट करेंगे, और वो कितनी है हमारे पास, 2 सेकेंड है। तो जी यहाँ पर टाइम की वैल्यू पुट की जाएगी, तो पुट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। जब हम यहाँ पुट करेंगे तो जो वेलोसिटी आएगी 2 सेकेंड पर, दैट इज 9 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2। तो 2 दूनी 4, 9 चौक 36 प्लस 8 दूनी 16, दैट इज आई थिंक 52 मीटर पर सेकेंड। दैट विल बी योर वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपने क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, अगर ये क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट के लिए। सेकेंड पार्ट में एक सेकेंड रुकना, मेरी आवाज़ आ रही है, हेलो हेलो, यार ये माइक ऑफ तो नहीं हो गया था। तो हमारा सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखो सेकेंड पार्ट में आपको एक्सेलरेशन बोल रहा है 1 सेकेंड पर। अब 1 सेकेंड पर मतलब फिर से ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर रहा है ना, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब क्या, dv डिवाइडेड बाय dt। मतलब हमें यहाँ पे dt डिवाइड में है तो फिर से डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे वेरिएबल टर्म क्या है, यहाँ पे वेरिएबल टर्म है हमारे पास वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी का हमें डिफरेंशिएशन करना है, और वेलोसिटी हमारे पास कहाँ है, वेलोसिटी हमारे पास ये रही, यहाँ हमने निकाल लिया वेलोसिटी को। तो बार बार पुट करने की तो ज़रूरत नहीं है ना, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन निकालें तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे। वेलोसिटी कहाँ है हमारे पास, ये रही 9t² प्लस 8t। तो 9t² का डिफरेंशिएशन 2 आगे आएगा, 9 दूनी 18, t प्लस 8t का सिर्फ 8 बचेगा। सो दैट इज आवर एक्सेलरेशन। लेकिन ये हमारा टाइम नहीं है, ये वो एक्सेलरेशन है जो समय के साथ चेंज हो रहा है। हम मुझे बेसिकली इसको a ऑफ t लिखना चाहिए, है ना, समय के साथ चेंज होने वाला एक्सेलरेशन। ये हमारा आंसर नहीं है, आंसर के लिए अपनों को टाइम की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, दैट इज़ 1 सेकेंड। तो अगर यहाँ पर हम पुट कर दें, पुट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो जो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास 18 इंटू 1 प्लस 8, 18 कितने हो गए, 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज़ आवर एक्सेलरेशन। आई होप ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ क्लियर हुआ होगा। यार मेरे बाल बिगाड़ दिए। चलो इधर कंटिन्यू करते हैं, सॉरी। थर्ड पार्ट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। अब डिस्प्लेसमेंट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इससे तो हम अवेयर है ना। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जिसमें हमें करना कुछ नहीं है, फाइनल पोजीशन को इनिशियल से माइनस कर देना है। मतलब एक बार पोजीशन निकालेंगे 2 सेकेंड पर, एक बार निकालेंगे 0 सेकेंड पर, और दोनों को माइनस कर देंगे।
लेकिन ये टाइम पुट कहाँ करें? पोजीशन की इक्वेशन है क्या हमारे पास? क्या यहाँ पुट करेंगे क्या? ना, ये तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन है। यहाँ पुट करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 सेकंड पर। यहाँ पुट करें क्या? ना, ये वेलोसिटी की इक्वेशन है। यहाँ पुट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा 0 और 2 सेकंड पर। हमें यहाँ पुट करना पड़ेगा, तो जाके हमारे पास 2 सेकंड पे पोजीशन आएगा और 0 सेकंड पे पोजीशन आएगा। उन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। यार इसको ना मैं कर नहीं रहा हूँ, मुझे आंसर बताओ क्या आएगा, है ना? कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि एक बार 2 सेकंड रख के यहाँ पोजीशन निकालेंगे, एक बार 0 सेकंड रख के यहाँ पोजीशन निकालेंगे और दोनों को माइनस कर दो। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का तरीका हमारे पास क्या होता है डेल्टा एक्स का? भाई फाइनल पोजीशन में से माइनस करते हैं इनिशियल पोजीशन, यही होता है ना। तो एक बार 2 रखोगे तो कुछ आएगी वैल्यू, उसमें से 0 रख के जो आएगा मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर क्या आने वाला है। हम आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, अब सवाल दिया आपको वेलोसिटी ऑफ ऑन है, वेलोसिटी ऑफ कार की वेलोसिटी आपने दी है, इज गिवन एज दिस, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है। हमें पोजीशन निकालना है 2 सेकंड पर और एक्सेलरेशन निकालना है 1 सेकंड पर। तो सेकंड पार्ट को हम पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट पार्ट के बारे में बाद में सोचेंगे। तो सेकंड पार्ट अगर हम पहले सॉल्व करें तो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस फॉर्मूला होता है dv/dt, मतलब dt डिवाइड में डिफरेंशिएशन करना है वेलोसिटी का। तो भाई डिफरेंशिएशन करोगे वेलोसिटी का तो 2 है ना, 2 आगे आएगा, कितना हो जाएगा 6t प्लस 2t का क्या हो जाएगा 2। याद करो हमने किया था ना, पाई एक्स का पाई, 2x का 2, 4x का 4, √7x का √7। डिफरेंशिएशन में x हट जाता है सिंगल पावर अगर होती है तो, और 4 का तो 0 कांस्टेंट है। लेकिन ये हमारा आंसर है क्या? नहीं, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया जो समय के साथ चेंज हो रहा है। हमें निकालना है 1 सेकेंड पर। तो यहाँ पे हम कर देंगे पुट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो जो एक्सेलरेशन आएगा 1 सेकेंड पर दैट इज 6 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आसान है, कॉन्सेप्ट समझ लिया हमने, कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास प्रॉब्लम है पोजीशन एट 1 सेकेंड। इसमें भी क्यों दिक्कत है भाई? पोजीशन एट 1 सेकेंड का मतलब क्या है? पोजीशन की इक्वेशन मिल जाए उसमें हम 1 सेकेंड पुट कर देंगे, पोजीशन की इक्वेशन मिलते ही उसमें 1 सेकेंड पुट कर देंगे। बट प्रॉब्लम यही है कि पोजीशन की इक्वेशन हमें कहाँ से मिलेगी? पिछले सवाल में तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पोजीशन आपके पास है, तो टाइम 0 और 2 पुट करेंगे निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे पोजीशन कहाँ से आएगा? वो आएगा आपके पास वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के फॉर्मूले से, दैट इज dx/dt। अब याद करो हमारे, अब यहाँ पे ध्यान दो, हमारे पास dx नहीं है, अब हमारे पास x नहीं है, v है हमारे पास, और डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। तो इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके मैं ऐसे लिख रहा हूँ, dx विल बी इक्वल टू v इंटू dt। क्यों कन्वर्ट करा? अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी जो हमें चाहिए। तो dx विल बी इक्वल टू v इंटू dt। अब dt मल्टीप्लाई में चला गया v के साथ, और v आपको यहाँ गिवन है, मल्टीप्लाई में dt चला गया, मतलब इंटीग्रेशन करना है। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? यहाँ देखो, इधर कहाँ गया, पाई का इंटीग्रेशन क्या हुआ था? पाई एक्स। √7 का क्या हुआ था? √7x। तो भाई dx कुछ नहीं है, साथ में 1 लिखा हुआ है ना, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सिर्फ x। सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन सिर्फ x हो जाएगा, और v का इंटीग्रेशन करेंगे तो 3t² है, तो पावर एक प्लस वही पावर नीचे, 3t³ प्लस अगला कितना हो जाएगा 2t²/2 प्लस 4 का क्या हो जाएगा 4t। 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, तो x जो भी आएगा दैट इज t³ प्लस t² प्लस 4t। और हमें चाहिए 2 सेकेंड पे, तो पुट कर देंगे 2 सेकेंड यहाँ पर। तो 2 की क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 4 प्लस 8 8 16 4 20 मीटर ही उसकी पोजीशन आ जाएगी। आई होप आपको कैलकुलस के ये वाले सवाल और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। इधर ध्यान दो, ये बढ़िया सवाल है। आपसे कह रहा है पोजीशन ऑफ अ कार इज गिवन बाय दिस इक्वेशन 2t³ माइनस 12t² प्लस 5t प्लस √t। आपसे कह रहा है फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी। ये क्या बवाल है? मैक्सिमम वेलोसिटी, अरे यार वेलोसिटी पूछता डिफरेंशिएट कर देते, किसी समय पर पूछता तो उस समय की वैल्यू वेलोसिटी में पुट कर देते तो वेलोसिटी निकल के आ जाती। बट ये मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या पंगा है भाई? समझो, कहानी तो हमें वही करनी है कि वेलोसिटी की इक्वेशन निकालनी है पहले, इसको डिफरेंशिएट करके। तो कहानी तो हम वही करेंगे, क्या कि पहले वेलोसिटी निकालेंगे कि जो वेरिएबल वेलोसिटी आएगी समय के साथ, दैट इज कितना हो जाएगा आपके पास 6t² माइनस 24, है ना? ठीक है, 6t² माइनस 24t प्लस 5 और √2 का तो 0 हो जाएगा। ये आपके पास वेलोसिटी आ गई इतने मीटर पर सेकंड जो समय के साथ चेंज हो रही है। मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या मतलब है? मैक्सिमम का मतलब है वेलोसिटी जितनी बढ़ सकती थी बढ़ गई, अब बढ़ नहीं रही है, बढ़ना बंद हो गई है।
मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब ये ना कि जितना बढ़ सकती थी बढ़ गई, अब बढ़ना बंद हो गई है। तो क्या मतलब है इसका, दोबारा सुनो, वेलोसिटी बढ़ रही है बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गई, जितना बढ़ सकती थी बढ़ गई, अब बढ़ना बंद हो चुकी है। इसका मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम होने के बाद कांस्टेंट हो गई है। इसका मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी जो है आपकी वो कांस्टेंट हो चुकी है, और वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था हमने, जहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम कहते हैं यार v2 माइनस वी वन अपॉन टोटल टाइम होता है, तो v2 v1 बराबर होते हैं, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन है ना, जब मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते बढ़ गई, अब नहीं बढ़ेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना है, पहले यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना है dv/dt से, जो कि आपके पास 12t माइनस 24 आएगा, 5 का डिफ्रेंसिएशन जीरो हो जाएगा, और हम कह देंगे भाई ये एक्सेलरेशन आपका जीरो हो गया है। क्यों? क्योंकि मतलब जिस मोमेंट पर हम मैक्सिमम वेलोसिटी निकालेंगे उस मोमेंट पर ही एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, जिस मोमेंट पर मैक्सिमम वेलोसिटी निकाली जाएगी उस मोमेंट पर ही एक्सेलरेशन जीरो हो गया। इसका मतलब के पास क्या बचा, जीरो विल बी इक्वल टू 12t माइनस 24, इधर प्लस में आएगा तो 24 विल बी इक्वल टू 12t, तो t विल बी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड पर वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि 2 सेकेंड के लिए एक्सेलरेशन जीरो हुआ है। बात समझ आ रही है, एक्सेलरेशन को जीरो रख के सिर्फ एक ही टाइम आ रहा है 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड पर एक्सेलरेशन जीरो हो गया होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब मैक्सिमम हो गई होगी। तो यानी इसको उठा के अब हम क्या करेंगे, अपनी वेलोसिटी की इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन कहाँ पे है, वेलोसिटी की इक्वेशन यहाँ पर, यहाँ पुट कर देंगे। तो जो वेलोसिटी आ जाएगा 2 सेकेंड पर, जो कि मैक्सिमम है, कितना आ जाएगा, 6 × 2 का स्क्वायर माइनस 24 × 2 प्लस 5 है ना, तो 2 दूनी 4, 6 चौक 24 माइनस 24 दूनी 48 प्लस 5, तो माइनस का 24 प्लस 5 दैट इज़ माइनस का 19 मीटर पर सेकेंड। अब कोई गधा ये मत पूछना कि माइनस में मैक्सिमम कैसे है, तो भाई वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो डायरेक्शन भी जहाँ पे इन्वॉल्व होती है। तो प्लस और माइनस का मतलब यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शंस होते हैं। ये हम वेक्टर जब पढ़ेंगे डिटेल में तो पता लगेगा कि वेक्टर में प्लस और माइनस का मतलब कम ज़्यादा नहीं होता। माइनस प्लस 19 और प्लस 19 ये दोनों सेम ही है, वैल्यू बराबर है, बस डायरेक्शन का फ़र्क है। वेक्टर में ये होता है डायरेक्शन आगे पीछे होता है, लेकिन स्केलर में प्लस माइनस का मतलब कम ज़्यादा होता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, जो कि वेक्टर है। अच्छा ठीक है, ये क्लियर हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। मैंने ये 3 सवाल और लिए थे जो कि बहुत बढ़िया हैं, देखना। आपसे कह रहा है 2 कार्स A एंड B आर मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दिस एंड दिस। 2 कार हैं A और B, उनकी पोजीशंस आपको दे रखी हैं जो समय के साथ साथ चेंज हो रही हैं। एट व्हाट टाइम डू दे हैव सेम स्पीड, किस समय इनकी स्पीड सेम हो जाएगी। क्या सोच रहे हो, मत सोचो इतना, किसी समय पर मतलब इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है। तो पहले वेलोसिटी ऑफ A निकाली जाएगी डिफरेंशिएट मार के, दैट इज कितना हो जाएगा 60 + 4। ऐसी ही वेलोसिटी ऑफ B निकाली जाएगी डिफरेंशिएट मार के, कितना हो जाएगा 12t - 2 है ना, 12t - 2 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, और इसका डिफरेंशिएशन 3 दूनी 6t + 4 हो जाएगा। और ये कह रहा है किस समय पर ये बराबर होंगी। अरे भैया बराबर रख दो, अपने आप समय निकल के आ जाएगा कब बराबर होंगी। तो यहाँ पर आपके पास 6t + 4 विल बी इक्वल टू 12t - 4। तो जी इसको यहाँ ले आओ, तो 4 4 ये 8 हो गया, और वहाँ कितना हो गया 60। हम सही कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है। तो 4 4 8 हो गया, एक सेकेंड, अबे 4 कहाँ, 2 है ना, ये तो 12t - 2 है ना, -2, इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा, और ये वहाँ जाके 12t - 60, ये 6t बचेगा। तो t = 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड पर इन दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी। क्लियर हुआ ना, इनके चलने के बाद जब टाइम 1 सेकेंड हुआ घड़ी में तो इनकी वेलोसिटी बराबर हो चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ई का बवाल है। यूनिफॉर्म मोशन तो समझ में आता है, यूनिफॉर्म मोशन अगर वो बोलेगा यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब भैया वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है। लेकिन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मतलब अब यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। बात समझ में आ रही है, यहाँ एक्सेलरेशन चेंज हो रहा होगा, एक्सेलरेशन सेम होगा, वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा समय के साथ। लेकिन सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन बोलेगा तो वहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन जीरो होता है, स्पीड कांस्टेंट एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो इनमें से कौन कौन सी इक्वेशन जो है यूनिफॉर्म है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, हमें ये बतानी है। अच्छा तो चेक करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं नीचे शिफ्ट कर लेता हूँ।
इधर देखो, चेक करना शुरू करते हैं। कैसे चेक करेंगे? अरे ये रहा, वेलोसिटी कांस्टेंट अगर आ गई मतलब यूनिफॉर्म है, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो अच्छा, किसी के मन में ये डाउट आ रहा होगा यार, जो मोशन यूनिफॉर्म नहीं होता उसको तो नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं ना। हाँ ठीक है, ये जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ये असल में नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। देखो वर्ड में कंफ्यूजन है ना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहेगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन कहेगा तो स्पीड कांस्टेंट। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन जहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं होती। तो क्या हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं? तो जी हाँ, हम कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर स्पीड कांस्टेंट नहीं है। बात समझ आ रही है ना? ठीक है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को ये आल्सो कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हो गया ना? आल्सो कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बताना है कि पहली वाली इक्वेशन यूनिफॉर्म है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, तो उसके लिए वेलोसिटी या एक्सेलरेशन निकाल के चेक करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ से हम वेलोसिटी निकालेंगे dx बाई dt डिफ्रेंशिएट करके, dx बाई dt से आएगा ना, तो यहाँ की वेलोसिटी क्या आ जाएगी भाई आपके पास? 3 तिया 9 टी स्क्वायर और प्लस का 4 आ जाएगा। तो भाई वेलोसिटी में टाइम आ रहा है, देखो वेलोसिटी की इक्वेशन में टाइम आ रहा है ना, और टाइम आने का मतलब है कि समय के साथ चेंज हो रहा है, मतलब कांस्टेंट तो नहीं है, तो यूनिफॉर्म तो नहीं है। अच्छा, क्या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है? उसके लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट आना चाहिए ना। तो चेक करते हैं, अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वो आएगा dv बाई dt से। तो भाई 9t स्क्वायर का 18t और प्लस 4 का 0। तो यहाँ भी देखो आपका क्या t आ रहा है साथ में, मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है। तो ये वाली जो इक्वेशन है ना, तो हमारे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ना ही यूनिफॉर्म मोशन है। अगला देखते हैं, अगले सॉल्व करें। अगर हम इसको, वेलोसिटी निकाली जाएगी dx बाई dt से, तो ये 12t हो जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी में समय आ रहा है, t आ रहा है, मतलब वेलोसिटी t के साथ चेंज हो रही होगी। लेकिन अगर हम एक्सेलरेशन निकालें dv बाई dt से, तो वो आ जाएगा सिर्फ 12 आ रहा है, टाइम नहीं है साथ में। एक्सेलरेशन में टाइम नहीं आया, मतलब एक्सेलरेशन कैसा है? यूनिफॉर्म। मतलब ये मोशन जो है, ये मोशन कैसा है? ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा, यूनिफॉर्म नहीं कहलाएगा। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म भी कह सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अगला चेक करते हैं वेलोसिटी। देखो अच्छा, ये कोई कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे पोजीशन x के अलॉन्ग है, यहाँ पोजीशन y के अलॉन्ग है, वो तो चेंज करते रहेंगे ना, हमारी मर्जी कुछ भी कर दे। यहाँ वेलोसिटी दिया है 60, क्या यूनिफॉर्म है? नहीं। यहाँ v दिया है सीधा आपको, यूनिफॉर्म तो नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी समय के साथ चेंज हो रही है। अगर एक्सेलरेशन निकालें dv बाई dt से, कितना आ जाएगा? सिर्फ 6 आ जाएगा, सिर्फ 6 आ जाएगा। मतलब ये भी कैसा मोशन है? ये भी आपके पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। बात समझ आ गई ना? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, इसमें आते हैं। अब पोजीशन दिया है yt, y के अलॉन्ग पोजीशन समय के साथ चेंज हो रहा है। वेलोसिटी निकालेंगे तो डिफरेंशिएट मानना पड़ेगा, तो सिर्फ 4 आ जाएगा, और 4 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 आ जाएगा। अरे वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, ये किसकी कहानी होती है? ये होती है यूनिफॉर्म मोशन की। बात समझ आ रही ना? ठीक है जी, अगला वाला देखते हैं। वेलोसिटी में टाइम आ रहा है, क्या ये यूनिफॉर्म है क्या? नहीं। अब इससे एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा डिफरेंशिएट करके। ये वेलोसिटी दिया आपको, यहाँ पर ऊपर पोजीशन दिया था, तो डिफरेंशिएट करोगे तो 8t आ जाएगा ना जी, टाइम आ रहा है साथ में, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है। तो ये आपके पास ना तो यूनिफॉर्म मोशन है, ना ही ये आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। बात समझ आ रही है? क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्लियर हो गया? ठीक है, अब एक ज़बरदस्त चीज़ सुनो। अगर आप नीट और जेई वाले हैं, एंट्रेंस में बैठ रहे हैं, तो बड़ा आसान तरीके से आपको ये मैं समझा सकता हूँ। ये क्या है भाई? बड़े आसान तरीके से क्लियर कर सकते हैं इसको हम बिना कैलकुलेट किए। देखो यार, अगर x की मैक्सिमम पावर 2 चल रही है, अगर x की मैक्सिमम पावर 2 चल रही है, तो डिफरेंशिएट करने पे वेलोसिटी में सिंगल t आएगा और एक्सेलरेशन में t आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये जो मोशन रहेगा कैसा रहेगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन रहेगा। और अगर ऐसा है कि x में t की पावर 1 है, t की पावर 1 है, और डिफरेंशिएट करके 1 हट के हो जाएगा ना, तो t की पावर 0 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये मोशन कैसा रहेगा? ये यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। क्लियर हो गया ना? इसको ध्यान रखना। और अगर x में t की पावर 2 से बड़ी है, ग्रेटर देन 2 है, तो ये आपका ना तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ना यूनिफॉर्म मोशन है। बात समझ आ गई? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल अच्छा है, इसको देखना, क्योंकि कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा हटके है जो हम जनरली सोच रहे थे अभी तक। खैर, अभी पहले पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला पार्ट तो आप आंख बंद करके ऐसे ऐसे कर लेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर भी कमेंट कर देंगे।
पहले मैं आपसे बोल रहा है कि वेलोसिटी निकालना है 4 सेकंड पर एट एनी पर्टिकुलर टाइम पूछा है 4 सेकंड, मतलब इंस्टेंटेनियस पूछा है तो आप क्या कर दोगे रफली भाई dx बाई dt है ना, फिर डिफरेंशिएट करना है dt डिवाइड में है तो 5t² का 10t हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा, √2 का 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास वेलोसिटी आ गई जो टाइम के साथ चेंज हो रही है, हमें निकालना है 4 सेकंड पे। तो वेलोसिटी एट 4 सेकंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 × 4 + 4 10 हम 40 4 44, तो 44 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। सेकंड में हम सोचेंगे वेलोसिटी निकालनी है बिटवीन 1 सेकंड एंड 3 सेकंड। इंस्टेंटेनियस है क्या ना, 1 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में पूछ रहा है, ये तो एवरेज हो गया। ये इंस्टेंटेनियस का है। इंस्टेंटेनियस तो वो होता जब किसी पर्टिकुलर टाइम पर पूछा होता, इसने 1 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में पूछ लिया, ये तो एवरेज हो गया ना। मतलब यहां कैलकुलस नहीं लगेगा, यहां पे आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। पोजीशन वैल्यू होती है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, यही होता है ना। t2 - t1 से भी लिखते हैं टोटल टाइम को, t2 - t1 से भी, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे कैलकुलस लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली, क्योंकि कैलकुलस लगता है तब जब वेरिएबल चीज़ें होती हैं, इंस्टेंटेनियस वाली वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। यहाँ इंस्टेंटेनियस थोड़ी निकालनी है, तो एक एवरेज निकालना है पूरा। तो भाई t2 कितना है आपके पास 3 सेकंड, t1 कितना है 1 सेकंड। मतलब एक बार आपको इसे फाइनल कह रहा हूँ, इसे इनिशियल कह रहा हूँ। एक बार आपको पोजीशन चाहिए फाइनल वाली 3 सेकंड पर, और आपको पोजीशन चाहिए इनिशियल वाली अपनी 1 सेकंड पर। तो ये x 2 बार कैलकुलेट होगा, एक बार 3 सेकंड के लिए कैलकुलेट होगा, एक बार 1 सेकंड के लिए कैलकुलेट होगा। तो कैलकुलेट करते हैं 3 सेकंड के लिए अगर करेंगे तो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 3 का स्क्वायर टी पुट करेंगे, 3 तो 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 45 प्लस 3 चौक 12 माइनस √2 है ना। तो कितना हो गया आपके पास ये 45 12 57 माइनस √2, ये आपका 3 सेकंड पर आ गया। अगर 1 सेकंड पर निकाला जाए तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 5 प्लस 4 माइनस √2 दैट इज 9 माइनस √2। ये आपके पास इनिशियल पोजीशन और ये आपके पास फाइनल पोजीशन है। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर वैल्यूज पुट की जाएंगी, ये ब्राइटनेस कैसे कम हो रही है बार बार, तो xt कितना हो गया आपके पास 3 सेकंड पे 57 माइनस √2 माइनस इनिशियल कितना था 9 माइनस √2 डिवाइड बाय 3 - 1 2। तो 57 माइनस √2 माइनस 9 प्लस का √2 डिवाइड बाय 2, √2 से √2 गया, और 57 माइनस 9 कितना हो गया आपके पास, दैट इज 48 डिवाइडेड बाय 2, 48 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 24 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास कैलकुलस लगते लगते एवरेज का सवाल आ गया है ना, बिना कैलकुलस के होने वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो खैर इसी तरह के सवाल आपको दिखेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ इससे बाहर नहीं दिखने वाले कोई क्वेश्चन दिखेगा मुझे दिखा दो। कैलकुलस में नहीं बनते हैं, जितने कॉन्सेप्ट लग सकते थे मैंने सारे आपको यहाँ पर करा दिए हैं। मैं यार देखो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ एक ही बात, मैं 11th को बहुत बेसिक से बहुत एडवांस तक लेकर के चल रहा हूँ। मेरी वीडियोस पे ट्रस्ट करो, एंड तक बने रहो, आप खुद देखो ना यार, एनसीईआरटी के सारे सवाल आप खुद से कर जाओगे एक बार एक कॉन्सेप्ट का वीडियो देखने के बाद। उसके सवाल करने बैठ जाओ, नीट के उठाओ, जेई के उठाओ, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो, अपने क्लास 11 की पीवाईक्यूज करो। कौन मना कर रहा है आपसे करने के लिए? करो, सही क्वेश्चंस आपसे होंगे। बस मेरी बात ध्यान रखना कि मेरे लेक्चर में एंड तक बने रहना। वन शॉट वीडियोस पे अभी बिल्कुल मत जाना भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ वन शॉट वीडियोस मैं भी अपलोड करूंगा, लेकिन मैं कहूँगा वो वीडियोस भी अभी मत देखना। हालांकि आपके वन शॉट मेरी वीडियोस देखोगे तो मेरा ही फायदा है, मेरे वॉच ओवर बढ़ेंगे, लेकिन मैं नहीं चाह रहा, कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा आपका। और फिजिक्स में कॉन्सेप्ट बनाना ही सबसे बड़ी बात होती है। कॉन्सेप्ट बन गया ना तो 12th आपकी चुटकियों में निकल जाएगी, चुटकियों में। अरे बज नहीं रही, चलो खैर, चुटकियों में निकल जाएगी 12th अगर आपने कॉन्सेप्ट बना लिया तो, बेस बना लिया अगर यहाँ पर। तो हमारा सारा फोकस बेसिक के ऊपर है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हैं तो अपने दोस्तों तक शेयर करो, थोड़ा सा अप्रिशिएट करो, ताकि मोटिवेट हूँ मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊँ आपके लिए, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस बनाऊँ। भले टाइम टेकिंग होंगी लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है जी। और मैंने टी शर्ट आज नहीं पहनी है, हाँ मेरा कोचिंग है ट्रिनिटी क्लासेस, मतलब मेरे सर का कोचिंग है, वहाँ मैं पढ़ाता हूँ यमुना विहार में ऑफलाइन। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। स्टिल मैं यहाँ पे तो चैप्टर कंटिन्यूएशन में डाल रहा हूँ। अगर आपको कोई टॉपिक में डाउट है, कोई क्वेश्चन में डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अपकमिंग वीडियोस में मैं एक, अभी तो मैंने कहा टेलीग्राम लिंक कहा था, मैंने अभी ऐड नहीं कर पाया, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, उसको चेक करना एक बार। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको लास्ट स्लाइड पर टेलीग्राम पेज का लिंक आपको दिख जाएगा, जहाँ पर आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाया करेंगे जो भी हम पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा बच्चों।
ऑल द बेस्ट। 11th आपकी स्टार्टिंग हुई है और जो नीट जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी ये लेक्चर और कन्वर्जन ऑफ ग्राफ के लेक्चर्स को देख के ये तो क्लियर हो गया होगा ना। हाँ, स्पीड वेलोसिटी में और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम लिया था, वो आपको लग रहा हो कुछ ज़्यादा ही बेसिक हो रहा है, लेकिन ये कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स इतना इंपॉर्टेंट है, एडवांस तक के सवाल क्रैक कर जाओगे। आज के कॉन्सेप्ट इतने इंपॉर्टेंट है कि नीट जेई के सवाल ईजिली आप कर लोगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं।